हाय, आई एम कौनन सिद्दीकी एंड वेलकम टू मेड परस्पेक्ट। सो आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। सो ये वीडियो में हम सबसे पहले एंड्रोजन्स इन फीमेल्स की बात करेंगे, फिर बाद में हर्सुटिज्म को देखेंगे, फिर बाद में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो देखिए, वरना अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आपको इधर कुछ समझ में नहीं आने वाला। स्टार्ट करते हैं। एंड्रोजन्स इन फीमेल। अभी ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल की बॉडी में एंड्रोजन्स होते ही नहीं हैं। फ़ीमेल की बॉडी में भी एंड्रोजन सर्कुलेट होते हैं ब्लड में। अब देखते हैं कि कौन कौन से एंड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। पहले जो एंड्रोजन देखते हैं वो जो कि मैक्सिमम सीरम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। तो वो मैक्सिमम सीरम कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा एंड्रोजन प्रेजेंट होता है फीमेल की बॉडी में? DHEAS। उसको क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन सल्फेट। तो डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन सल्फेट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो DHEAS एक्सक्लूसिवली एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। और कौन कौन से एंड्रोजन्स होते हैं फीमेल की बॉडी में? तो DHEA होता है, डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन, एंडोस्टेनिडायोन होता है और टेस्टोस्टेरॉन होता है। अभी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन सीरम में किसकी होती है? DHEAS की होगी। और मैंने जैसे ऑर्डर में दिया है ये डिक्रीजिंग सीरम कॉन्सेंट्रेशन में दिया हुआ है, डिक्रीजिंग सीरम कॉन्सेंट्रेशन में दिया हुआ है। तो नॉर्मली जो DHEAS है, DHEA है और एंडोस्टेनिडायोन होगा वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। बट ये क्या होते हैं? ये तीनों क्या है? ये तीनों वीक होते हैं। ठीक है, ये तीनों वीक एंड्रोजन्स होते हैं। और टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है? ज़्यादा पोटेंट होता है ये तीनों से। तो नॉर्मली DHEAS, DHEA, एंडोस्टेनिडायोन वीकर एंड्रोजन्स है। इसीलिए फीमेल्स की बॉडी में एंड्रोजन के हार्मफुल इफेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलते। ये तीनों से ज़्यादा पोटेंट कौन है? टेस्टोस्टेरॉन है, जो कि नॉर्मल फीमेल बॉडी में लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और अगर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो फिर एंड्रोजन्स हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे एंड्रोजन्स के। अब देखो, अभी ये टोटल एंड्रोजन अमाउंट है। तो टोटल एंड्रोजन में से है ना 80%, ये देखो ये नॉर्मल सर्कुलेशन में टोटल एंड्रोजन्स है। तो 80% किसको बॉन्ड होंगे? SHBG को। SHBG को बॉन्ड होंगे। SHBG क्या है? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कौन सिक्रीट कर रहा है? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लिवर सिक्रीट करता है, ये याद रखना। और 19% किसको बॉन्ड होंगे? एल्ब्यूमिन को। और 1% फ्री फॉर्म में मिलते हैं। तो ये फ्री फॉर्म में जो एंड्रोजन है यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट। और अगर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज़ हो गई, समझो कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज़ हो गई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फ्री फॉर्म इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी ये टेस्टोस्टेरॉन बन कहाँ पर रहा है? अभी हम टेस्टोस्टेरॉन की सोर्सेज की बात करते हैं। तो 25% टेस्टोस्टेरॉन एड्रिनल ग्लैंड्स में बनता है, 25% ओवरीज में बनता है, और 50% जो बाकी का 50% टेस्टोस्टेरॉन है वो कहाँ पर बन रहा है? एडिपोज टिश्यू में, स्किन में, मसल में, किडनी में और लिवर में। जो एंडोस्टेनिडायोन है वो क्या होता है? उसका पेरिफेरल कन्वर्जन हो जाता है टेस्टोस्टेरॉन में। अब हम जब सोर्सेस पता चल गया है अब हमें, तो हमें ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ज़्यादा सिक्रीट होगा तो उसकी वजह कहाँ पर होगी। तो एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी और एडिपोज टिश्यू सोर्स है एंड्रोजन प्रोडक्शन के। तो अगर एक्सेस में एंड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो उसका कॉज भी ये तीनों में से होगा, राइट। तो अभी मोस्ट कॉमन कॉज की बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज है PCOS। तो मोस्ट कॉमन कॉज हाइपर एंड्रोजेनिज्म का क्या होगा? PCOS।
और क्या कॉज हो सकता है? और थीका ल्यूटेन सिस्ट भी हो सकता है। थीका ल्यूटेन सिस्ट हमने सेकेंड वीडियो में बात की थी कि थीका सेल्स एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो थीका ल्यूटेन सिस्ट भी एक्सेस एंड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। एंड्रोजन सिक्रीटिंग ओवेरियन ट्यूमर भी एक कॉज हो सकता है। ओवेरियन ट्यूमर जो एंड्रोजन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। अभी ओबेसिटी, अभी देखो एडिपोज टिश्यू में अगर है ना लेडी फैट हुई, ठीक है, ओबेस हुई, तो उसके पास ज़्यादा एडिपोज टिश्यू रहेगा। और फिर बाद में उसके ज़्यादा एडिपोज टिश्यू की वजह से टेस्टोस्टेरोन ये एंड्रोस्टेनिडायोन जो है, तो उसका पेरिफेरल कन्वर्जन ज़्यादा होगा टेस्टोस्टेरोन में, राइट। तो ओबेसिटी भी एक रोल प्ले करती है, वो हम वीडियो की लास्ट में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अभी एड्रीनल ग्लैंड्स को देखते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से क्या रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेगी? सबसे पहले तो एंड्रोजन सिक्रीटिंग एड्रीनल ट्यूमर, ठीक है, एड्रीनल पे ट्यूमर है जो एंड्रोजन बना रहा है। फिर सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? CAH क्या होता है? कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, तो कॉमनली ये एक न्यूबॉर्न एज के टाइम पर देखने के लिए मिलता है। तो जब हम इसको क्लासिकल, जब न्यूबॉर्न एज पे देखने को मिलेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? क्लासिकल कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया, ठीक है। और जो नॉन क्लासिकल कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया होगा वो कब देखने को मिलेगा? वो प्यूबर्टी के टाइम पे देखने के लिए मिलेगा, और यंग एज में, मतलब कि 10 ईयर्स 11 ईयर्स 12 ईयर्स की गर्ल्स में देखने को मिलेगा। तो जो कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया है, तो वो सिर्फ यंग एज ग्रुप में ही देखने के लिए मिलता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और क्या हो सकता है जो एक्सेसिव एंड्रोजन सिक्रीशन करेगा? हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जब एक्सेस में होता है तो एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है, एड्रीनल ग्लैंड्स को एक्सेसिव अमाउंट में एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया में भी सर्कुलेटिंग एंड्रोजन्स का अमाउंट बढ़ सकता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये HAIRAN हेरान सिंड्रोम एक निमोनिक है जो कि 3 सिम्टम्स को मिलाकर दिया हुआ है। तो फर्स्ट HA से क्या आएगा? HA stands for hyper androgenism, IR stands for insulin resistance and AN stands for acanthosis nigricans। तो हेरान सिंड्रोम जो कि क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो की जो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है वो PCOS से बहुत सिमिलर है। PCOS में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, हाइपर एंड्रोजेनिज्म देखने को मिलेगा और अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स देखने को मिलेगा, बट हेरान सिंड्रोम में बहुत सीवियर मैनिफेस्टेशन होती है PCOS से कंपैरेटिवली। तो ये है क्या? अभी अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाइपर पिगमेंटेड वेलवेटी पैचेस हो जाते हैं स्किन पर, मोस्टली नेक पर, एक्जिला पर, ब्रेस्ट के नीचे और थाइस पर। तो इस कंडीशन को हम अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं। अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ज़्यादातर ओबेस लेडी में जिसको PCOS है उनमें देखने के लिए मिलता है। नॉर्मल वेट की लेडी में जिसको PCOS है उनमें बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। अब हर्सुटिज्म की बात करते हैं। हर्सुटिज्म का मतलब है एक्सेसिव ग्रोथ होती है एंड्रोजन डिपेंडेंट सेक्सुअल हेयर की, या फिर मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर की फीमेल्स में। तो हर्सुटिज्म का मतलब कैसे डिफाइन करेंगे? हर्सुटिज्म क्या है? एक्सेसिव ग्रोथ है टर्मिनल कोर्स हेयर की इन मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ऐसा नहीं कि फीमेल्स की बॉडी पर बाल नहीं होते, फीमेल्स की बॉडी पर भी बाल होते हैं, हाथ पे होते हैं, अपर लिप्स पे होते हैं, चिन पर होते हैं, बट एकदम सॉफ्ट बाल होते हैं, रफ नहीं होते, ठीक है। तो जब एंड्रोजन डिपेंडेंट सेक्सुअल हेयर आने लगेंगे, ठीक है, मेल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में, चिन पर, अपर लिप्स पर,
तो उसको क्या बोलेंगे हम, हर्सुट, वो कंडीशन को क्या बोलेंगे, हर्सुटिज्म बोलेंगे। और एक्ने भी हाइपर एंड्रोजेनिज्म की वजह से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो बेसिक को एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल वीडियो में, यहाँ पर सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस में आर्कुएट न्यूक्लियस होते हैं, हाइपोथैलेमस में आर्कुएट न्यूक्लियस होते हैं। एक सेकेंड, हाइपोथैलेमस में आर्कुएट न्यूक्लियस होते हैं। आर्कुएट न्यूक्लियस क्या सिक्रीट करते हैं, जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो आर्कुएट न्यूक्लियस सिंथेसाइज करते हैं जीएनआरएच को, ये देखो। फिर जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी में से एफएसएच रिलीज होगा, ये देखो। और एफएसएच एलएच दोनों रिलीज करता है। अभी एफएसएच पहले रिलीज होगा, तो जो एफएसएच करता क्या है, एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को ग्रो होने में मदद करेगा। अभी फॉलिकल्स की साइज़ बढ़ती है और फिर फॉलिकल्स क्या बनता है, ये फॉलिकल्स क्या बनाता है, ईस्ट्रोजन बनाना चालू करता है। तो ये फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। अभी ईस्ट्रोजन यूट्रस पर काम करने लगेगा और फिर बाद में यूट्रस पे क्या लेके आएगा, प्रोलिफरेटिव चेंजेस लेके आएगा, राइट। एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करता है ईस्ट्रोजन, और ये ईस्ट्रोजन फीडबैक देगा। पहले देखो, ग्रैन्युलोसर सेल्स जब ईस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट कर रहे थे तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी को कि भाई एफएसएच सिक्रीट करना बंद कर, अभी एफएसएच का काम नहीं है। तो ये देखो, ये नेगेटिव फीडबैक गया। फिर उसके बाद में जब ईस्ट्रोजन हाई अमाउंट में हो जाता है तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी को, बोलता है कि एलएच को भेजो, फॉलिकल्स अब रेडी हो गए हैं। फिर क्या होता है, पिट्यूटरी एलएच सिंथेसाइज करता है हाई अमाउंट में, फिर एलएच सर्ज होती है, फिर बाद में फॉलिकल रप्चर होता है। अब एग रिलीज हो गया तो हमारे पास क्या बचता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करेगा हाई अमाउंट में। थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी बनाता है पर मेनली प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है। अब प्रोजेस्ट्रॉन काम करेगा यूट्रस पे और सेक्रेटरी चेंजेस लेके आएगा यूट्रस पर, एंडोमेट्रियम पर। फिर बस ये याद रखो कि देखो, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एफएसएच क्या कर रहा है, एफएसएच ईस्ट्रोजन के लिए है और एलएच प्रोजेस्ट्रॉन के लिए। इतना याद रखो, एफएसएच ईस्ट्रोजन के लिए है, एलएच प्रोजेस्ट्रॉन के लिए। अब प्रोजेस्ट्रॉन हाई होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा और प्रोजेस्ट्रॉन जो बन रहा था वो कम होने लगेगा, जो बना रहा था कॉर्पस ल्यूटियम वो कम होने लगेगा और प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोनल चेंजेस की बात करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। तो स्टार्ट में एफएसएच का लेवल हाई रहता है, ठीक है। एफएसएच फॉलिकल्स को ग्रो होने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो 3 से 11 फॉलिकल्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या होता है, फिर एक पॉजिटिव, देखो एफएसएच का लेवल हाई है ये ब्लू में। फिर क्या हो रहा है, फिर एक नेगेटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी को और एफएसएच के लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। अब जो फॉलिकल्स ने सबसे ज़्यादा रिसेप्टर बनाए होंगे वो डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा और वो ही मैच्योर होता रहेगा। बाकी के फॉलिकल्स जितने भी स्टिमुलेट हुए थे वो सब उसका एपोप्टोसिस हो जाएगा, वो सब मर जाएंगे। अब डोमिनेंट फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिंथेसाइज कर रहा है। ईस्ट्रोजन का अमाउंट जब हाई होगा, ईस्ट्रोजन का अमाउंट देखो, ये देखो, ये इतना सा दिख रहा है हाई। ईस्ट्रोजन का अमाउंट जब हाई होगा तो ग्रे में है ईस्ट्रोजन का जब अमाउंट हाई होगा तो ब्रेन को एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा एलएच का लेवल इंक्रीज करने के लिए। तो ब्रेन को क्या बोलेगा कि अब एलएच का लेवल बढ़ा दो।
तो इसकी वजह से LH सर्ज होगी। ये देखो ये पिंक में LH सर्ज होगी, इसकी वजह से LH सर्ज होगी और फॉलिकल्स को रप्चर कर, LH सर्ज की वजह से फॉलिकल्स रप्चर होगा और oocyte बाहर चले जाएगा, जिससे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब जो ओवरी में रह जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है हाई अमाउंट पे और थोड़ा सा एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। देखो प्रोजेस्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल इंक्रीज होने लगेंगे। अब ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स प्रोलिफरेट हो रही थी, राइट। तो अब ईस्ट्रोजन चले गया, प्रोजेस्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, सिक्रीटरी चेंजेस आने लगेंगे एंडोमेट्रियम में। तो प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो एंडोमेट्रियम रेडी होना चाहिए जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए। तो अभी देखो लाइफ टाइम में हमेशा तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, 1 से लेकर 10-11 बार ही होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर देखो अगर एम्ब्रियो नहीं बना, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं समझो, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है और एक फाइब्रस स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट होना स्टार्ट होता है तो प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल डेफिनेटली लो होते हैं, राइट, लो हो जाते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट कर रहा था। तो फिर एंडोमेट्रियम की प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल एक बार गिरा, प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल हुआ तो एंडोमेट्रियम क्या होगा, उसकी श्रेडिंग होने लगेगी जिसे हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये थी नॉर्मल साइकिल। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब PCOS की बात करते हैं। PCOS को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि स्टीन और लिवेंथल ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था PCOS को, तो इसको स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सुन के हमारे मन में क्या आता है, हम इमेजिन करने लगते हैं कि एक ओवरी होगी जिसमें बहुत सारे सिस्ट होंगे, राइट। बट ये सीन बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट PCOS में ज़रूरी ही नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी हो। तो हम PCOS को डायग्नोज कैसे करते हैं, हम PCOS को डायग्नोज करेंगे रोटरडैम्स क्राइटेरिया से। तो रोटरडैम्स क्राइटेरिया है क्या, तो रोटरडैम्स क्राइटेरिया की बात करते हैं। कोई लेडी आई हमारे पास इरेगुलर मेंसेस के साथ, ठीक है, कोई लेडी आई हमारे पास इरेगुलर मेंसेस की कंप्लेन के साथ या इनफर्टिलिटी के कंप्लेन के साथ या समझ लो हर्सुटिज्म के साथ, तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे कि ये लेडी को PCOS है। तो रोटरडैम्स क्राइटेरिया में 3 चीज़ होती है, जिसमें अगर 2 चीज़ भी प्रेजेंट हुई ना तो वो PCOS हो, या फिर तीनों चीज़ भी प्रेजेंट हो सकती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो लेडी को PCOS है। मतलब अगर 3 क्राइटेरिया में से एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो डायग्नोसिस PCOS ही होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया की बात करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या बोल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस और ओलिगोमेनोरिया मतलब मेंसेस की जो साइकिल है वो बहुत लंबी है, मोर देन 35 डेज। अभी सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, एंड्रोजन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हाइपर एंड्रोजेनिज्म। तो उसका क्लिनिकल या बायोकेमिकल एविडेंस होना चाहिए। क्लिनिकल मतलब हमें हर्सुटिज्म, एक्ने या हेयर लॉस देखने को मिलेगा। बायोकेमिकल में सीरम टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा होंगे। तो क्लिनिकल और बायोकेमिकल साथ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या सिर्फ अगर एक भी प्रेजेंट हुआ तो भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अब थर्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो USG अपीयरेंस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये देखो ऐसी ओवरी दिखेगी अल्ट्रासाउंड पे। तो अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ओवरीज का साइज़ बड़ा दिखेगा, ठीक है, और बहुत सारे स्मॉल फॉलिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये स्मॉल फॉलिकल्स दिख रहे हैं बहुत सारे। हाँ, तो ये फॉलिकल्स का साइज़ क्या होगा, 2 to 9 mm का होगा और एटलीस्ट 12 या उससे ज़्यादा फॉलिकल्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का अपीयरेंस देगा। ये देखो ये दिख रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस, ये देखो मोती की माला की तरह। तो पर्ल क्या होती है, देखो पर्ल छोटे साइज़ के होते हैं,
तो इसलिए इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से कंपेयर करें और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस बोलते हैं। स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं पहले। तो स्टेटमेंट में क्या है, प्रेजेंस ऑफ 12 और मोर फॉलिकल्स इन आइदर ओवरी। आइदर मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों ओवरी पॉलीसिस्टिक हो, अगर एक ओवरी भी पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस होगा एक ओवरी में भी तो भी ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। और क्या बोला है, एंड और इंक्रीज इन ओवेरियन वॉल्यूम, तो ओवरी की वॉल्यूम्स बड़ी होगी 10 ml से ज़्यादा होगी। तो अब एक एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। समझो अपने क्लिनिक में एक लेडी आई है और उसने बताया कि उसके मेंसेस रेगुलर नहीं है, उसको साइकिल्स बहुत देर में आती है, उसकी साइकिल्स डिले होती है और बहुत ही इरेगुलर रहती है साइकिल्स। और उस लेडी में आपको एविडेंस दिख रहा है हर्सुटिज़म का, ठीक है, आपको उसमें हर्सुटिज़म दिख रहा है, एक्ने देखने को मिल रहा है और उसका हेयर लॉस भी देखने को मिल रहा है। पर अगर हमने उसको यूएसजी की एडवाइस दी, उसने यूएसजी करवाई और फिर बाद में ओवरी, यूएसजी में ओवरीज नॉर्मल दिख रही है, तो भी डायग्नोसिस क्या रहेगा, पीसीओएस ही होगा। क्यों, क्योंकि 2 में से 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं ना, उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है और उसको हाइपर एंड्रोजेनिज्म है। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं हुई तो फिर भी 2 तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो मतलब उसका डायग्नोसिस क्या होगा, पीसीओएस होगा। तो ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखे पीसीओएस में। और अब इसका एक एग्जैक्टली ऑपोजिट केस लेते हैं। अगर एक लेडी आई आपके पास, आपके क्लिनिक में, और उसके अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख रही है, ठीक है, तो आपने उससे पूछा मेंसेस के बारे में कि आपके मेंसेस रेगुलर है क्या नहीं है, तो उसने बोला कि उसके मेंसेस एकदम रेगुलर है। फिर आपने वो लेडी का फिज़िकल एग्जामिनेशन पूछा तो आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन किया तो आपको हर्सुटिज़म की, एक्ने की और हेयर लॉस की कोई भी साइन नहीं दिख रही है, ठीक है। फिर हम उसको क्या एडवाइस करेंगे, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराने के लिए। तो जो सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल भी जो आएगा वो नॉर्मली आया समझो, तो यूएसजी फाइंडिंग में तो आपको दिख रहा है कि इस लेडी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, बट बाकी के 2 क्राइटेरिया एब्सेंट है। तो सिर्फ ये प्रेजेंट है, सिर्फ ये प्रेजेंट है, ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस पीसीओएस होगा नहीं, क्योंकि एटलीस्ट हमने क्या बोला था, रोटरडैम्स क्राइटेरिया में एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, इधर एक ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो मतलब वो लेडी को पीसीओएस नहीं है। अब कंक्लूड करेंगे कि नॉर्मल लेडीज़ में भी ये नॉर्मल वुमेन में भी पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकती है, मतलब 25% नॉर्मल वुमेन में भी पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब ये नहीं कि वो लेडी को पीसीओएस है, नॉर्मली भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हम साइकिल्स देखते हैं कि पीसीओएस में कि साइकिल्स में कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं, कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं नॉर्मल साइकिल्स के मुकाबले। तो याद है हमने बोला था कि पीसीओएस में स्मॉल साइज़ ही रहते हैं फॉलिकल्स के, पर्ल साइज़ के होते हैं, तो ये फॉलिकल्स ग्रो नहीं होते, इनकी साइज़ इंक्रीज ही नहीं होती है। तो ये देखो, ये सब छोटे साइज़ के फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे पीसीओएस में। अब ये फॉलिकल्स एक्चुअली में एंट्रल फॉलिकल्स या प्री एंट्रल फॉलिकल्स के साइज़ के होते हैं। तो ये फॉलिकल 6 to 8 mm के साइज़ के होते हैं। और अपना ग्राफिन फॉलिकल कितने साइज़ का होता था, 18 to 20 mm का होता था, तो ये उधर तक पहुँच ही नहीं पाते। तो ये ग्राफिन फॉलिकल्स में मैच्योर नहीं हो पाते, ये एंट्रल या प्री एंट्रल फॉलिकल की स्टेज में ही रहेंगे। ये फॉलिकल्स मल्टीपल नंबर में होते हैं। याद है हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो में बोला था कि 3 से 10 या 3 से 11 प्राइमोडियल फॉलिकल्स डेवलप होना चालू होते हैं और वो सिंथेसाइज क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन सिंथेसाइज करते हैं। तो देखो ये ईस्ट्रोजन की अमाउंट कैसे बढ़ती ही चली जा रही है, ये देखो ईस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ती ही चली जा रही है। तो ईस्ट्रोजन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जा रहा है। और ईस्ट्रोजन यूट्रस पर कौन से इफ़ेक्ट्स लेके आता है, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करता है, राइट। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की साइज़ बढ़ाने लगता है। अब ये ईस्ट्रोजन देखो बढ़ता ही चले जा रहा है, तो एक लेवल तक पहुँचेगा
क्रिटिकल लेवल तक पहुंचेगा। तो इसमें 150 to 200 ग्राम जब होगा ईस्ट्रोजन ब्लड में, तो क्या होगा, डेफिनेटली ये आगे भी बढ़ता, देखो डेफिनेटली आगे भी बढ़ता जा रहा है, पर जब 150 to 200 ग्राम तक पहुंचेगा, पर ग्राम तक पहुंचेगा, तो पिट्यूटरी को एक फीडबैक जाएगा कि अब ईस्ट्रोजन बहुत सारा हो गया है, अब एलएच को भेजो। अभी देखो नॉर्मली क्या होता था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन बढ़ता था, फीडबैक जाता था और एलएच सर्ज होती थी। बट यहाँ पर क्या होगा, एलएच तो पिट्यूटरी भेजेगा। इनफैक्ट देखो एलएच का भी लेवल बढ़ता ही जा रहा है, ये देखो एलएच भी बढ़ता ही जा रहा है, बट इधर एलएच सर्ज नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रहा है, फॉलिकल रप्चर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेसिक सी चीज़ है कि फॉलिकल मैच्योर होना चाहिए रप्चर होने के लिए, बट यहाँ पर तो फॉलिकल मैच्योर ही नहीं हुआ है, राइट। ये फॉलिकल छोटे हैं, इनकी साइज़ क्या है, 2 to 8 mm है। अपने ग्राफिन फॉलिकल्स की साइज़ क्या होती है, 18 to 20 mm होती है। तो ये फॉलिकल रप्चर नहीं होता है। इनफैक्ट एलएच का अमाउंट भी देखो इंक्रीज ही होता जा रहा है, ये कोई एलएच भी इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो फिर एलएच क्यों इंक्रीज होता जा रहा है, ये आश में कि है ना अभी फॉलिकल रप्चर होगा, पर यहाँ पर क्या होता है, बेचारा उल्टा ही सीन हो जाता है। ये एलएच फॉलिकल्स को और हार्ड बना देता है, और ये फॉलिकल्स और हार्ड हो जाते हैं एलएच की वजह से। तो अगर फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनओव्यूलेशन बोलेंगे, या इनफर्टिलिटी। एनओव्यूलेशन बोलेंगे, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी। अब फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ तो बेसिक सी बात है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी देखो नॉर्मल साइकिल में फॉलिकल रप्चर होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पर ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बना, इसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा। प्रोजेस्ट्रॉन देखो एकदम लो पे, तो प्रोजेस्ट्रॉन एकदम लो लेवल पे ही रहेगा। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्ट्रॉन क्या काम करता था एंडोमेट्रियम पे, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम में सिक्रीटरी चेंजेस लेके आता था। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन है ही नहीं, तो ईस्ट्रोजन ही है सिर्फ, तो ईस्ट्रोजन का लेवल देखो बढ़ता ही जा रहा है और एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन ही होता जा रहा है। यहाँ पर सिक्रीटरी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ प्रोलिफरेट होता रह रहा है एंडोमेट्रियम। तो देखो ये एग्जाम्पल कितने 90 डेज़ का है, 90 डेज़ का एग्जाम्पल है, 60 या 90 डेज़ का एग्जाम्पल है। 90 डेज तक इधर ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ है, ईस्ट्रोजन बढ़ता ही जा रहा है और एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट ही होता जा रहा है। अब इसकी वजह से देखो एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। ये देखो ये वॉल उसकी बढ़ते ही जा रही है, ये देखो वॉल्स एंडोमेट्रियम की बढ़ते ही चली जा रही है, तो हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। तो नॉर्मल साइकिल में देखो ओव्यूलेशन होता था, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता था, फिर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई होता था, फिर पिट्यूटरी को एक नेगेटिव फीडबैक जाता था, फिर क्या होता था, एफएसएस और एलएच के लेवल एकदम मिनिमम हो जाते थे। प्रोजेस्ट्रॉन भी ये कॉर्पस ल्यूटियम ये कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता था, और फिर बाद में प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन भी कम होने लगता था। फिर प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल की वजह से श्रेडिंग हो जाती थी एंडोमेट्रियम की, और सेक्रेटरी चेंजेस आते थे, और मेंसेस होता था, मेंसेस होते थे। तो यहाँ पर एलएच बढ़ता ही जा रहा है, समझे क्यों, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन तो है ही नहीं यहाँ पर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देने के लिए। प्रोजेस्ट्रॉन बना ही नहीं तो फीडबैक कौन देगा पिट्यूटरी को, इसीलिए एलएच को रोकने के लिए कोई है नहीं, एलएच बढ़ता ही रहेगा। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एलएच क्या करता है, एलएच थीका सेल को स्टिमुलेट करता है, और थीका सेल फिर क्या प्रोड्यूस करेगी, एंड्रोजेंस, राइट। देखो एलएच आएगा तो एलडीएच कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में होगा उसको किस में कन्वर्ट करता है, एंड्रोजेंस में। ये कहाँ पर होता है, थीका सेल्स में होता है। तो देखो अब एलएच इतना ज़्यादा हो रहा है लेडी में, तो एंड्रोजेंस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, राइट। तो एलएच बढ़ेगा तो एंड्रोजेंस भी बढ़ेंगे।
अब हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म की वजह से क्या होता है, हर्सुटिज्म होता है। तो अब तक हमने एनोवुलेशन देख लिया, इनफर्टिलिटी देख लिया एनोवुलेशन की वजह से, और हाइपर एंड्रोजेनिज्म उसकी वजह से क्या होगा, हर्सुटिज्म होगा। अब ये लेडी को पीरियड्स कैसे होंगे, तो पहले नॉर्मल लेडी की बात करते हैं। नॉर्मली कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट होता है तो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट होने लगता है। प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल, फिर बाद में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल होता है। फिर प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल की वजह से मेंसेस होते हैं। अब अगर हम ये लेडी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन तो है ही नहीं, ये लेडी में सिर्फ ईस्ट्रोजन ही बन रहा है, और ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रोलिफरेट करते रह रहा है ईस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रोलिफरेट होते रह रही है। अब एक दिन क्या होगा, कंसिडर करो 45th डे है या 60th डे या 90th डे है, या फिर कभी कभी 4 months हो जाते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती है। तो जब मतलब 4 month जब क्या होगा, ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का जो ऊपर का जो पार्ट है वो इस्केमिक हो जाएगा। ये देखो, ब्लड सप्लाई तो नीचे से ही आ रहा है, ब्लड सप्लाई तो नीचे से आ रहा है, तो ये वॉल तो बढ़ती ही जा रही है, तो ब्लड सप्लाई ऊपर तक पहुंच नहीं पाएगा और इस्केमिक हो जाएगा। और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये देखो ये श्रेड हो जाएगी, जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगा। एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखो इतनी बढ़ती जा रही है कि ऊपर तक ब्लड सप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो ऊपर है तो वो इस्केमिक हो जाती है, और फिर एंडोमेट्रियम एज अ रिजल्ट श्रेड हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ब्लीडिंग इस्केमिक विड्रॉल की वजह से होती है पीसीओएस में, और नॉर्मल मेंसेस में किसकी वजह से होती थी, प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल की वजह से होती थी। और अगर देखो यूट्रस इमेजिन करो, ये देखो ये यूट्रस है, ठीक है, तो ये देखो ये पैक्ड कैविटी है ना, यहाँ पर लिमिटेड जगह ही है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम बढ़ता ही जा रहा है, एक सेकेंड, तो देखो इधर से एंडोमेट्रियम बढ़ता ही जा रहा है, इधर से एंडोमेट्रियम बढ़ता जा रहा है, तो बीच में क्या होगा, ये देखो ये जो बीच में है तो वो कोलाइड हो जाएगा, राइट, वहाँ से भी बढ़ता जा रहा है, वहाँ से भी बढ़ता जा रहा है, तो बीच का पार्ट क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। तो पर जैसे जैसे वो पार्ट इस्केमिक होता जाएगा वैसे वैसे वो श्रेड होता जाएगा। तो पहले ये पार्ट इस्केमिक हुआ, वो श्रेड हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर ये वाला पार्ट इस्केमिक होगा, फिर बाद में वो श्रेड होगा। तो मेंसेस बहुत ही इरेगुलर होते हैं पीसीओएस लेडी में, मेंसेस बहुत ही इरेगुलर होते हैं पीसीओएस लेडी में। तो पहले 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं होंगे, फिर बाद में क्या होगा, 4-5 दिन तक हैवी ब्लीडिंग होगी, फिर उसके बाद में रुक जाएगी, फिर 1-2 वीक के बाद वापस से ब्लीडिंग होने लगेगी। तो पीरियड्स बहुत ही इरेगुलर होते हैं। तो ओलिगोमेनोरिया मतलब लेंथ बड़ी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो 35 डेज से ज़्यादा, तो यहाँ पर तो हमने 90 डेज़ का एग्जाम्पल लिया था। और फिर एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस, तो स्टार्टिंग के 2 महीने तो एमेनोरिया था ये लेडी को। तो पीसीओएस की ये सिम्टम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया। अब इंसुलिन की बात करते हैं, ठीक है, इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओएस में। हमें पता है कि देखो पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं, ये पैनक्रियाज है, ये इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं। तो इंसुलिन जब थीका सेल के पास जाएगा तो क्या करेगा, वो थीका सेल के पास गया और स्टेरॉइडोजेनेसिस करता है। तो देखो एंड्रोजन प्रोडक्शन करता है, तो इंसुलिन एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और किसके पास जाता है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास भी जाता है स्टेरॉइडोजेनेसिस को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उधर भी एंड्रोजन बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। अब अगर बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो
तो देखो एंड्रोजेंस भी ज़्यादा होने लगेंगे, ठीक है। तो इंसुलिन की वजह से एंड्रोजन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगेगा। अब एंड्रोजन ज़्यादा हो गया है तो पिट्यूटरी को क्या, देखो एंड्रोजन ज़्यादा हो गया तो पिट्यूटरी को एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, ठीक है। तो जो हार्मोन इम्बैलेंसेस थे पहले से बॉडी में, इधर हार्मोन इम्बैलेंस कॉम्प्लिकेशन लिखा है, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे पहले से पिट्यूटरी में वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और ओव्यूलेशन और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फाइनली ये एंड्रोजेंस क्या करेंगे, ये एंड्रोजेंस इंसुलिन की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। डिक्रीज इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर दिया। अब इंसुलिन की सेंसिटिविटी ही डिक्रीज़ हो गई है तो बॉडी क्या करेगी, और इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी। मतलब कि इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होने के बाद भरपाई करने के लिए बॉडी क्या करती है, और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। और ये सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में पैनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन बना रहे हैं और थीका सेल्स भी ज़्यादा स्टिमुलेट हो रही है और एंड्रोजन प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। और फिर ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल की तरह रिपीट होता चला जाता है। ये देखो, ये एक साइकिल की तरह रिपीट होता चला जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा पीसीओएस लेडी में। तो अभी ये देखो, पीसीओएस की साइकिल में रिवॉल्व होते रह रही है एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन और अंडरलाइनिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस पर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, ये देखो पैनक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने लगे हैं भरपाई करने के लिए। पैनक्रियास और इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं भरपाई करने के लिए। तो हाइपर इंसुलिमिया देखने को मिल रहा है हमें। और ये जो एक्सेसिव इंसुलिन डायरेक्टली ओवरीज को स्टिमुलेट कर रहा है, कौन से पार्ट को करेगा, ओवरीज के स्टोमा को और थीका सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन, राइट। तो जब अभी जितना एंड्रोजन रिक्वायर्ड था बॉडी में उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग रही है थीका सेल्स, तो ये एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, अब लिवर पे असर पड़ेगा। लिवर पे क्या असर पड़ेगा, लिवर क्या सिंथेसाइज करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, SHBG मतलब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। याद है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था एंड्रोजेंस सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से बाइंड होते हैं। कितने परसेंट, 80% एंड्रोजेंस बाइंड होते हैं। 19% किससे होते हैं, एल्ब्यूमिन से, और सिर्फ 1% फ्री होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन है। तो इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, कौन सा एंड्रोजन, स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। और किसकी वजह से होगा, इंसुलिन की वजह से भी होगा। तो टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन इनहिबिट करते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के सिक्रीशन को, डिक्रीज SHBG प्रोडक्शन। तो अब क्या होगा इसका इफेक्ट डायरेक्टली, तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज हो गया है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फ्री फ्रॉम एंड्रोजन इंक्रीज हो जाएंगे सर्कुलेशन में, राइट। एंड्रोजन आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करेंगे। ये देखो, फ्री फ्रॉम एंड्रोजन इंक्रीज हो गए और ये वापस से इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करेंगे। देखो ये एक साइकिल की तरह हो गया है वापस से। अब ओवरीज जो एंड्रोजन बना रही है वो मोस्टली एंड्रोस्टेनिडायोन और थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन बना रही है। तो ओवरीज क्या, कौन सा एंड्रोजन बना रही है, एंड्रोस्टेनिडायोन और लो अमाउंट पे टेस्टोस्टेरोन बना रही है। अब पीसीओएस के पेशेंट मोस्टली ओबेस होते हैं, ठीक है। ओबेसिटी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है पीसीओएस में। तो देखो ओबेसिटी की वजह से कैसे पीसीओएस के चांसेस बढ़ते हैं। देखो ओवरीज एक्सेस अमाउंट में एंड्रोस्टेनिडायोन बना रही है, राइट। तो ये एंड्रोस्टेनिडायोन पेरिफेरल फैट में जाकर टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये जाएगा एंड्रोस्टेनिडायोन पेरिफेरल फैट में और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है, राइट, मैंने बोला था। और बाकी के एंड्रोजेंस क्या है,
वो कम एक्टिव फॉर्म, मतलब वो कम पोटेंट है, टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा पोटेंट है। तो जो ओबेस लेडी होगी उसका पेरिफेरल फैट भी ज़्यादा, फैट सेल्स भी ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन होगा। क्यों? क्योंकि एंडोस्टेनिडायन ज़्यादा कन्वर्ट होगा टेस्टोस्टेरॉन में। अब देखो, वैसे टेस्टोस्टेरॉन सेकेंड मोस्ट पोटेंट एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है। फर्स्ट है DHT, डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन होता है। अब देखो ओबेसिटी कैसे एडअप होती है। तो ऐसा नहीं है कि PCOS थिन लेडीज़ में नहीं होता है, पतले लोग में भी PCOS देखने को मिलता है, बट ओबेसिटी की वजह से रिस्क बढ़ जाती है। तो ये सब फीचर्स है PCOS के। एनोबुलेशन, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म, उसकी वजह से हर्सुटिज्म देखने को मिलता है। ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी, ये सब फीचर्स है। अब लैब पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो लैब पैरामीटर्स में LH और FSH का रेशियो बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मल रेशियो क्या 1:1 है, तो PCOS में 2:1 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो हमने साइकिल में देखो LH बढ़ा हुआ था एकदम, और है ना FSH एकदम कम था। नॉर्मल साइकिल में 1:1 रेशियो होता है। और टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज देखने को मिला हमें। फिर बाद में SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज हो जाता है, एंड्रोजन ज़्यादा हो जाता है तो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से, और सीरम इंसुलिन इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब लैब पैरामीटर्स में मिलेगा, फाइंडिंग मिलेगी। तो ये PCOS का आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, और आप एक बार टेक्स्ट बुक से रिफ़र करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा ये वीडियो के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो हम आई गेस यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया क्या नहीं आया, कुछ डिफ़िकल्टीज़ होगी या कुछ क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, मैं आपको आंसर करूँगी। और फिर बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपने किया नहीं हो, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस भेजिए ताकि आपके फ्रेंड की भी मदद हो। बाय बाय।